अपने आप को अलग भी किया है। हालांकि उनके बाद में जस्टिस संजीव खन्ना है जो उनकी जगह लेंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 11 नवंबर से बनेंगे। हम बात करें मैरिटल रेप पे, तो मैरिटल रेप पे हाल ही में चर्चाओं में है। अब मैरिटल रेप का जस्टिस जे.एस. वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन से क्या लिंक है, हम उसको देखने की कोशिश करेंगे। बाद में इसके पहलू पे आएंगे कि मैरिटल रेप है क्या और क्यों जरूरी है, और क्या इसके पक्ष में दलीलें हैं और क्या इसके विपक्ष में दलीलें हैं, उन पे बाद में चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं 2013 में एक कमेटी बनी, जस्टिस जे.एस. वर्मा कमेटी। ठीक है, जस्टिस जे.एस. वर्मा थे, उन कमेटी की अध्यक्षता कर रहे थे। 2012 में दिल्ली में एक कांड हुआ, निर्भया कांड जिसको कहा जाता है, जिसके बाद पूरा देश सड़कों पे उतर आया और डिमांड करने लगे कि जो क्रिमिनल लॉ है उनमें अमेंड किए जाए, उनकी पनिशमेंट को बढ़ाया जाए ताकि अपराध को कम किया जाए। उसके लिए एक कमेटी गठित की गई, जस्टिस जे.एस. वर्मा कमेटी। उस पे उसको रिपोर्ट मांगी गई। हालांकि आपने देखा होगा कि आईपीसी में सेक्शन 354 ए, बी, सी, डी, वोयरिज्म, स्टॉकिंग, सेक्सुअल हरासमेंट, है ना, इन सब की जो बड़ी डिसरोब, इन सब की जो बात करता था वो इसी जो अमेंड करके डाले गए 2013 में, वो इसी जस्टिस जे.एस. वर्मा की कमेटी की रिकमेंडेशन पे वो सेक्शन ऐड किए गए थे और रेप के प्रोविजंस में भी अमेंड किया गया था और पनिशमेंट को इंक्रीज किया गया था। ठीक, ये थी जस्टिस जे.एस. वर्मा की। लेकिन जस्टिस जे.एस. वर्मा रिकमेंड करते हैं मैरिटल रेप को भी, कि जो मैरिटल रेप है उसको क्रिमिनलाइज किया जाए, इसके लिए पनिशमेंट दी जाए। इसके साथ बात करते थे जस्टिस जे.एस. वर्मा की कमेटी, जो उसकी रिकमेंडेशन थी, वो बात करते थे रेप को जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए, कि जो रेप की ऑफेंस है जरूरी नहीं है कि ये महिलाओं के साथ ही हो, ये पुरुषों के साथ भी हो सकता है। क्योंकि अगर किसी महिला से जबरदस्ती की जा रही है, उससे सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जा रहा है, तो वो तो रेप में आएगा। लेकिन किसी पुरुष के साथ ऐसा होता है, दो महिलाओं ने मिलकर ऐसा किया, चार ने किया, या उसको मजबूर किया गया, इमोशनल ब्लैकमेल किया गया, या उसको आप माने कि कनपटी में बंदूक रख के उससे किया गया, या वो जिसमें इंटरेस्टेड है उस पर्सन को बंदी बना के, या किसी भी तरीके से उसको मजबूर करके विदाउट उसके कंसेंट से, विदाउट उसके विल से किया गया, तो वो कोई ऑफेंस नहीं है, वो रेप में नहीं आता है। तो उनका मानना था कि जेंडर न्यूट्रल रेप हो। अब आगे हम वापस आते हैं मैरिटल रेप पे। तो मैरिटल रेप क्या है? तो मैरिटल रेप सीधा सा मतलब आप समझे कि किसी हस्बैंड द्वारा उसकी वाइफ से शारीरिक संबंध बना बिना उसकी मर्जी के, है ना, विदाउट हिज कंसेंट, विदाउट हिज विल, जोर जबरदस्ती करना ही मैरिटल रेप की कैटेगरी में जाता है। उसके बाद रेप के लिए ऑलरेडी सेक्शन है ना, रेप के लिए ऑलरेडी सेक्शन है, सेक्शन 63 बीएनएस, और 64 में पनिशमेंट की बात करता है, जिसके लिए बहुत हार्ड पनिशमेंट भी बनाया गया है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता में। लेकिन भारतीय न्याय संहिता रिकमेंडेशंस को नहीं मानती है 2023 में, और मैरिटल रेप और जेंडर न्यूट्रल रेप को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। अब मैं बात करूंगा इसके पक्ष में दलीलें। जो कुछ एनजीओ है जिन्होंने पिटीशन फाइल की, पीआईएल फाइल की कोर्ट में, और कुछ महिलाएं हैं जो इन हकों के लिए लड़ रही है, और बहुत से केसेस भी ऐसे हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट भी दिया है। तो उसमें बात होती है कि शादी एक लाइसेंस नहीं है किसी महिला से जबरदस्ती करने का। अब महिलाओं की क्या इसके डिमांड है जो कोर्ट से है, वो क्यों चाहते हैं कि जो मैरिटल रेप है वो आपका क्रिमिनलाइज किया जाए, क्यों चाहती है? तो महिलाओं का मानना है, एनजीओ का मानना है कि सबसे पहले तो हर एक इंसान को फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, और राइट टू लिव, वो अपनी डिग्निटी के साथ, ऑनर के साथ, अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को जी सकता है। राइट टू चूज लव, राइट टू मैरी भी आपका फंडामेंटल राइट बना रखा है। तो आर्टिकल 21 आप जो है वो इंक्लूड करता है राइट टू चूज लव, राइट टू मैरी। तो कहते कि उस सबसे पहले उसका वॉयलेशन होता है कि किसी महिला का राइट है राइट टू लिव, अगर वो नहीं चाहती है तो फिर उससे जबरदस्ती की जाती है, उस पर रेप कमिट किया जाता है, और जो ना कि कोई अपराध नहीं है, लेकिन महिला की अस्मिता के साथ में खेला जाता है और वो मजबूर है। जैसे कि वो बात करते कि शादी है वो एक लाइसेंस नहीं है किसी महिला से जबरदस्ती करने का। उनका कहना है कि जब एक महिला के साथ में छेड़खानी की जाती है, छेड़छाड़ की जाती है, उस पर जबरदस्ती की जाती है, जैसे कि क्रिमिनल असॉल्ट किया जाता है, उसका पीछा किया जाता है, उसको चोरी छिपे देखा जाता है,
तो ये सारी की सारी चीजें ऑलरेडी भारतीय न्याय संहिता है उसमें ऑफेंस है। लेकिन एक जो पति है वो महिला पे कुछ भी अत्याचार करे, वो महिला पे अगर रेप कमिट करता है उसके लिए ऑफेंस नहीं है। और वही दहेज के लिए परेशान करता है तो सेक्शन आपने बना रखा है, तो उसके लिए आप जा सकते हैं। सेक्सुअल हरासमेंट के लिए आप जा सकते हैं, मेंटली टॉर्चर के लिए आप जा सकते हैं। तो हस्बैंड वहां पे उनको रेमेडी दी गई है ऑलरेडी, महिलाओं का ना कि हर एक चीज के लिए रेमेडी दी गई है। लेकिन एक इतनी बड़ी चीज को आपने कैसे छोड़ दिया कि रेप कमिट करे। और ऐसा मानना है कि अक्सर ऐसा, एनजीओ को मानना कि अक्सर ऐसा होता रहता है, सालों साल ऐसा होता रहता है। महिलाओं को जबरदस्ती ये सहना भी पड़ता है। हस्बैंड के नाम पे है इंसान, कुछ भी पति जो है वो कुछ भी किए जाए लेकिन महिला उसकी आवाज नहीं उठा सकती क्योंकि वो कोई अपराध नहीं है। तो वो चाहते हैं कि मैरिटल रेप को इसलिए क्रिमिनलाइज किया जाए कि एक औरत अपने डिग्निटी ऑनर के साथ जी सके, उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ में जबरदस्ती ना की जाए, उसके मन के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। दूसरा एक इसमें यह आता है कि अगर मैरिटल रेप को अभी तक हुआ क्यों नहीं, एक बड़ा रीजन ये भी तो है, जब इतनी बड़ी बातें हैं तो फिर इसको क्रिमिनलाइज किया क्यों नहीं। तो उसके पीछे एक रीजन ये भी आता है कि अगर इसको क्रिमिनलाइज कर दिया जाता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कोर्ट के पास में वो ये है कि महिलाएं जिस तरीके से सेक्शन 498 आईपीसी जो था, आईपीसी में यानी जिसको बात करते थे हम डोरी से रिलेटेड, यानी दहेज उत्पीड़न का जो केस होता था उसका मिसयूज हो रहा है, हम देखने को भी मिल रहा है। तो उसी तरीके से इसका भी सबसे ज्यादा मिसयूज महिलाओं के द्वारा किया जाएगा। इस तरीके से तो अगर पति में अनबन हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, तो फिर वो महिला थाने जाती है और एफआईआर कराएगी मैरिटल रेप पे, उस पे केस चलेगा। तो इस तरह जो शादी नाम का जो आपका इंस्टीट्यूशन है उसको खतरा है, शादियां हैं वो नहीं चल पाएंगी, इस चीज का खतरा है। तो इस चीज को भी कोर्ट देख रहा है, इस पे सुनवाई चल रही है। हालांकि